लोकसभा इंतखाबात के तीसरे पारे का मतदान आज खत्म हो गया। इस बीच इंडिया गठबंधन के सबसे सीनियर नेता लालू यादव ने आज मुस्लिम आरक्षण का कार्ड खुलकर खेल दिया। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी पहले से ही हमलावर थी। अब लालू यादव के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ना तो तय ही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार पर निशाना साधने वाला विपक्ष क्या भूल गया है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई जगह नहीं है। फिर भी मुस्लिम आरक्षण का दाव विपक्ष की बौखलाहट है या फिर तुष्टीकरण का एक और सबूत? देखिए ये रिपोर्ट। जब देश तीसरे चरण के लिए मतदान कर रहा था, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वो दांव खेला जिसकी चर्चा तो सियासी गलियारों में खूब थी, लेकिन विपक्ष ने अभी तक खुलकर इस पर बयान नहीं दिया है। पटना में लालू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। भड़का रहे हैं, डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे हैं। मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। लालू के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। मोर्चा खुद पीएम मोदी ने संभाला और कहा कि इन्होंने आज मीडिया के सामने साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे और पूरा का पूरा देंगे। इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। विवाद बढ़ा तो लालू यादव ने सफाई देते हुए कहा कि आरक्षण का आधार सामाजिक होता है, आरक्षण का आधार धर्म नहीं होता। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी लगातार फ्रंट फुट पर खेल रही है। पीएम मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी का हर नेता इस मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म की दुहाई देने वाला विपक्ष क्या भूल गया है कि हमारे संविधान की बुनियाद धर्मनिरपेक्षता है। तीसरे चरण के बाद लालू यादव का मुस्लिम आरक्षण कार्ड क्या विपक्ष में नतीजों से पहले दिख रही बेचैनी का सबूत है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस चर्चा पर मुअज़्ज़िज़ गेस्ट हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है प्रमोद कुमार सिन्हा, प्रवक्ता आरजेडी, धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, और सूर्य प्रकाश मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे शो पर। प्रमोद कुमार जी, इंदिरा सोहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स 1992 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वाजिया कर दिया था कि मजहबी आरक्षण गैर आईनी है, जिसके आधार पे पिछले साल कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी मुस्लिम आरक्षण को खारिज कर दिया। फिर आपके सदर लालू यादव मुस्लिम आरक्षण देने का ये माया जाल क्यों बुन रहे हैं, जब पता है कि ऐसा रिलीजन बेस्ड आरक्षण कभी पास होगा ही नहीं? देखिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया और बयान के बाद फिर एक वीडियो उन्होंने जारी किया, क्योंकि लोगों में जो भ्रम की स्थिति आ जाती है या भाजपा वाले जो है वो भ्रम ला करके फैलाने का काम करते हैं, तो उसको समझने की जरूरत। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि धर्म, उन्होंने ये नहीं ना कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, उन्होंने कहा कि धर्म आरक्षण का आधार नहीं है, सामाजिक पिछड़ापन होता है। और अभी भी मुसलमानों को अभी भी आरक्षण तो मिल ही रहा है। ईडब्ल्यूएस में आप देख लीजिए, आरक्षण तो मिल रहा है और बाकी जगह पर भी तो आरक्षण मिल रहा है। तो उन्होंने तो यही कहा ना कि आरक्षण मिलना चाहिए। पहली बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया और 2 चरणों में जब भाजपा के लोग, एनडीए के लोगों ने देखा कि देश में इस बार जो है हमारा सफाया हो रहा है, क्योंकि ज्वलन समस्याएं जो देश में हैं, उन समस्याओं पर भारतवासी जो है वो सत्ता से सवाल कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीब। धनंजय गिरी के पास जाऊंगी। धनंजय गिरी,
लालू यादव के इस बयान से डेमोक्रेसी और संविधान की दुहाई देने वाले सियासी मुखालिफ की गहरी हिपोक्रेसी तो झलकती है, मगर बीजेपी कैसे डिफेंड करेगी खुद को जब अगर आवाम कहेगी कि बीजेपी ने भी धर्मनिरपेक्षता के विरोध काम किए हैं, जैसे कि सीए सिर्फ गैर मुसलमानों के लिए, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवाना, मुस्लिमों के घरों पे बुलडोजर चलाना वगैरह वगैरह, तो बीजेपी खुद को कैसे अलग बताएगी विपक्ष से? कि आपने दो अलग अलग मसलों को मिक्स कर रही हैं। जो लालू यादव कह रहे हैं, लालू यादव को ना तो मुल्क से मतलब है ना मुसलमान से मतलब, उनको अपने परिवार की मिल्कियत से मतलब है जी। जैसे एक जाति विशेष के कंधे ढोटे छिल गए लालू यादव की पार्टी धोते धोते, और लालू के बच्चे रहे महलों में सोते। जब से आरजेडी बनी है आज 34 साल 33 साल हो गए, एक लालू प्रसाद ही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। इतना ही मुसलमानों से मोहब्बत है तो किसी मुसलमान को बना दिया होता। लालू जी जेल पर रहे, बेल में रहे, कोर्ट से सजा याफ्ता रहे, उसके सरबराह लालू जी ही रहेंगे। वो उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कुर्सी छोड़ेंगे उनकी पत्नी बैठेगी, पत्नी हटेगी पुत्र बैठेगा, पुत्र हटेगा पुत्री बैठेगी। तो ये सबको अब समझ में आने लगा, और इन्हें न मोची से मतलब है ना महार से, और मुसलमान को भी सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने की बात है। ये तो मसला एक है। अगर चूंकि आरक्षण कोई रोजी रोजगार की बात का विषय नहीं है, कुछ जातियों को सामाजिक तौर पे पीछे रखा गया था, तो आरक्षण को उपकार नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण ऑलरेडी चल रहा है, और आरक्षण का जो कार्ड है वो बीजेपी भी खेलती है। मसलन जैसे जम्मू कश्मीर में जाके पहाड़ियों को आरक्षण दे दिया, तो ऐसे तो ये आरक्षण का कार्ड कोई नया कार्ड तो नहीं है जी। हम आपको बता रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगता कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहिए, तो उन्होंने उसी समय प्रोविजन किया होता। उन्होंने क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, अगर बीपी मंडल की सिफारिशों में क्यों नहीं था? यानी कि ये पूरी तरह से तुष्टीकरण की कोशिश हो रही। पहला, आंध्र प्रदेश में कोशिश हुई SC ST का हक मारी करके 5% जो आरक्षण था वो मुसलमानों को देने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 4 बार लताड़ा। कर्नाटक में OBC का पिछड़ों का हक पिछले दरवाजे से मुसलमानों को देने की कांग्रेस की कुत्सित कोशिश की गई। दूसरा, मैं आपके एंकरिंग पे एक सवाल उठाता हूं, जो आपने कहा मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने का, ये कोर्ट की रूलिंग है, ये हम नहीं कह रहा कि ये भगवान राम की जन्मस्थली और भगवान राम की जन्मस्थली पे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसे जनता देखती है। मैं जनता की बात कर रही हूँ धनंजय साहब, मेरी बात सुनिए, मैं जनता की बात कर रही हूँ, सुनिए मेरी बात। जिस बात पर नहीं, आपको पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है, कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है हम सब जानते हैं। जनता की बात हो रही है, जनता की बात कीजिए। जनता तो यही देखती है ना कि धर्म के आधार पे तो बीजेपी भी कुछ काम कर रही है, तो जनता कैसे डिफरेंशिएट कैसे करे? अगर आप कह रहे हैं और सही कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो धर्म के आधार पे सियासत कर रहा है, लेकिन यही जनता को तो यही दिख रहा है कि बीजेपी भी वही कर रही है, तो कैसे बीजेपी खुद को डिफेंड करेगी? बहरहाल मेरा अगला सवाल है सूर्य प्रकाश जी से। सूर्य प्रकाश जी, क्या वाकई में बिहार की 17% आबादी जो मुस्लिम है वो इतनी बैकवर्ड है कि रिजर्वेशन की जरूरत है? क्या कोई और तरीका नहीं बचा उनके सूरत हाल में सुधार लाने का? धन्यवाद याना जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जो आपने प्रश्न पूछा है मैं उसका उत्तर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपने कुछ प्रश्न उठाए, उन प्रश्नों का उत्तर देना और उनको क्लियर करना अत्यंत आवश्यक है जी। पहली चीज, इस देश के अंदर एक कलंक था, वो जो ढांचा था, विवादित ढांचा, जिसको साफ कर 550 साल के बाद हिंदुओं के जो आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक रामलला विराजमान की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है कोर्ट के आदेश जी। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आरक्षण दे दिया गया पहाड़ियों को, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं याना जी, शायद आपको जानकारी होगी लेकिन उसको दुरुस्त मैं कर रहा हूं, कि जब तक 370 और 35 से था जम्मू कश्मीर में, तब तक वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति या OBC उनमें से किसी को भी वहां आरक्षण नहीं था। क्योंकि ये जो हमारी शांति प्रिय कौम है ना, जिसकी आप बात कर रही हैं, अल्पसंख्यक, उसमें मुसलमान, वो जहां भी बहुसंख्यक हो जाते हैं वहां आरक्षण को खत्म कर देते। वहां पर यदि राजेश अगर वाल्मीकि समाज से है और उसने PMT पूरी कर ली और वो डॉक्टर बन गया, तब भी वो वहां पर डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, फिर भी उसको वहां पर सफाई का काम ही करना था जी। तीसरी चीज, आपने कहा CAA के अंदर गैर मुस्लिम्स को ही बुलाया गया, तो मैं आपको आपकी जानकारी को दुरुस्त कर देना चाहता हूं कि CAA
भारत के मुसलमानों से संबंधित ही नहीं था। जी। सीए का अर्थ था सिटीजन जी। अमेंडमेंट एक्ट। जी, ये सब हम जानते हैं। सूर्य प्रकाश जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। जी, अत्यंत आवश्यक है। जी जी। देखिए, भारत के आसपास में जितनी पड़ोसी मुल्क थे, चाहे वो बांग्लादेश, नहीं, वो हम सब जानते हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपका स्टैंड हमें अच्छी तरह से पता है। आप सवाल का जवाब दीजिए। बिहार की बात चल रही है, क्या वहां पे मुस्लिम तबका इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां पे आरक्षण की जरूरत भी है? मैं बताना चाहता हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। तो वहां पर जितने भी गैर मुस्लिम हैं, उन सभी को भारत में शरण, जो कि धार्मिक प्रताड़ना की वजह से परेशान हो रहे हैं, उनका जमानता हो। अब आ जाइए, आपने जो मूल प्रश्न किया कि क्या 17% आबादी इतनी गई गुजरी है कि उनको आरक्षण की आवश्यकता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर पिछले 60 सालों में मुस्लिम आबादी को केवल और केवल वोट बैंक की तरह प्रयोग किया गया। उनको सदैव आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर उनको यह कहा गया आप हमें वोट दो, और उसके बदले में उनको कुछ दिया नहीं गया। पहली चीज। दूसरी चीज, जब जब एनडीए की सरकार आई, तब तब मुसलमानों के जीवन स्तर को ऊंचा किया गया, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, जिसमें उन्होंने मदरसों को आधुनिकीकरण किया। आई एम श्योर आप भी किसी मुस्लिम परिवार से हैं, लेकिन आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हुई होंगी, अच्छी पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट है आप। लेकिन मुस्लिम समाज में कम से कम 10% आबादी ऐसी है जो मदरसों से पढ़ती थी, जो कि केवल दीनी तालीम लेती थी और बाद में निकलकर या तो पंचर छाप बनती थी, या कसाई बनती थी, या फिर वो गंडागर्दी करते हैं, दंगा करते हैं, इस प्रकार की कम्युनिटी में जुड़ जाती। अब आपने जो कहा आरक्षण की आवश्यकता, देखिए आरक्षण की आवश्यकता उस हर एक परिवार को है जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, लेकिन हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था धार्मिक आधार पर कभी भी नहीं हो सकती। और जो लालू जी ने कहा वो पूर्णतः संविधान के विरोध में कहा है। संविधान में इस चीज की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, और यह मुस्लिम तुष्टीकरण जो कि पूर्व में इनकी राजनीति रही है, उसी का एक और घृणित रूप है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। लालू प्रसाद यादव की जो सियासत रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। बराह रास्त प्रमोद कुमार जी के पास जाते हैं, वो हमसे फिर से जुड़ गए हैं। प्रमोद कुमार जी, लालू यादव और राबड़ी देवी के 15 सालों की सत्ता में बिहार का नाम बीमारू राज्य पड़ा। 2/5 आबादी उन दिनों गरीबी रेखा के नीचे थी। चारा घोटाला जैसे कई स्कैम्स हुए। जीडीपी सिर्फ 2.9% और कानून व्यवस्था 0। आज आरक्षण की बात करने वाले उन दिनों अपहरण की बात नहीं करते थे, बच्चे बूढ़े सब किडनैप हो जाते थे। लालू यादव बिहार के गरीब गांव वालों से कहते थे कि डेवलपमेंट और सड़कों की क्या जरूरत है। अब सवाल ये है, माना कि मुस्लिम प्लस यादव वोट्स पे सबसे ज्यादा उम्मीद है आरजेडी को, मगर क्या आज का 2024 का कोई भी मुस्लिम युवा या यादवों का नौजवान चाहेगा कि सड़कें ही ना बने? देखिए, आपने जो कहा कि 15 वर्षों में 1990 से 2005 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब उन दिनों मुख्यमंत्री थे, उनकी आपने बात की जी। तो उस समय जब लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले भी आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। और जब 2004 में जब केंद्र में हमारी यूपीए गवर्नमेंट बनी, उसके बाद आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। जब लालू प्रसाद यादव के टाइम से 2015 तक मुसलसल या तो आईएनसी या तो आरजेडी की ही गवर्नमेंट बनती गई, तो फिर अब आप बताइए कि मुस्लिम तबका अगर पिछड़ा हुआ भी है तो इसमें किसकी गलती है? देखिए, आपको समझिए बात को कि 1931 के बाद 2011 में जो जनगणना का काम हुआ, उसमें जाति को भी जोड़ा गया था। तो जातीय जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कई बार उन्होंने मांग किया था भारत सरकार से, और उसके लिए 2015 में बजाबते उन्होंने एक जन आंदोलन भी किया था। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कई जिलों में जा करके धरना देने का काम किया था कि जातीय जनगणना जो हुई है देश स्तर पर, उसका जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित। क्यों प्रकाशित हो? क्योंकि अभी आपने देखा कि बिहार में जातीय गणना कराया गया। बिहार, हम लोगों की जो महागठबंधन की सरकार बनी, तो हम लोगों ने देश स्तर पे मांग किया, केंद्र सरकार से मांग किया कि जातीय जनगणना पूरे देश स्तर पे कराई जाए, और उसके रिपोर्ट के आधार पर जो है पिछड़े वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, या सवर्ण समाज के लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण का जो दायरा, अभी जो आरक्षण वर्तमान में मिल रहा है, उनके आरक्षण को दायरा को बढ़ाया जाए। लेकिन भाजपा ने, केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से डिनाई किया कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे।
अब देखिए, बिहार सरकार ने, जो महागठबंधन की सरकार थी उस समय, अपने खर्चे पर जातीय गणना कराई, और जातीय गणना कराने के बाद उन्होंने जो पहले से मिल रहा था पिछड़ा वर्ग को 15%, उसको 18% देने का काम किया। 18% मिल रहा था अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, उसको 25% देने का काम किया। अनुसूचित जाति को 16 से 20 करने का काम किया। अनुसूचित आपको जनजाति को धनंजय साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? जी धनंजय जी। देखिए, कहते हैं ना, वो दर्ज हो ही नहीं सकता एफआईआर में जो लालू राबड़ी ने लूटा है रह के सरकार में, वो है पिछड़े, दलितों, गरीब, शोषितों का हकमारी जो की गई है। दूसरा, जो एक लालू यादव मसीहाई छवि लेकर के आए थे, लेकिन आज सच्चाई क्या है? चार मामलों में, पशुओं का चारा खाने के मामले में चार मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है लालू यादव। पहली बात। दूसरी बात, जो प्रमोद जी कह रहे हैं, इन न 3 में है न 13 में है। भाजपा की और नीतीश कुमार की सरकार ने यह तय किया कि जातिगत जनगणना कराएंगे। उस समय हम लोग साथ में थे, जातिगत जनगणना हुई, उस समय कुछ दिन के लिए आरजेडी के साथ थे, फिर उसके तमाम चीजों में हम और नीतीश जी लगातार साथ रहे। इसमें लालू यादव ने माई की कमाई को जीवन भर खाई है और सिर्फ अपने परिवार के लिए बचाई। उनके लिए परिवार से शुरू और परिवार पे खत्म। लालू यादव का सिर्फ एजेंडा इतना है कि मेरी राजनीति की उम्र हो बस इतनी कि परिवार से शुरू, परिवार पे खत्म। बेटा बेटी सारे एडजस्ट कर लिए जाए और उसमें मुसलमानों को भी कुछ अपीजमेंट किया जाए, उनको तुष्टिकरण किया जाए, उनका डर दिखाया जाए। हम कहते हैं कि भाई यहाँ पसमानदा है, बहुत से ऐसे मुसलमानों में पिछड़ी जातियां हैं, उनको भी आगे लाया जाए, समाज का कोई वर्ग पीछे नहीं छूटे। लेकिन आप उसको डरा करके, उसको एक डर दिखा करके और करना कुछ नहीं चाहते। कांग्रेस की सरकार रही इतने सालों तक, 60 साल तक। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसके समय आई? अगर मुसलमानों का आज ये हाल है तो किसके कारण है? किसने ज्यादा समय तक सरकार में रही है? कौन उसके लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है जो मुस्लिम तबका इतना पिछड़ा हुआ है बिहार में? पूरे देश में 400 से अधिक सीट पर ये चुनाव लड़ा रहे हैं। कितने मुस्लिमों को इन्होंने टिकट देने का काम किया, ये भी बताने का काम करते हैं। क्या एक भी मुस्लिम समाज को दिए हैं इन लोगों ने टिकट? राजनीतिक हाशिए पर ले जाने का काम ये लोग कर रहे हैं और सवाल हमसे पूछा जा रहा है। बात हम टिकट की नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि उनको आगे लाने का। इन लोगों से मांग किया था, बात नहीं कर रहे। टिकट जो जहाँ योग्यता होती है, जो कार्यकर्ता होता है उसको दिया जाए। बात टिकट की नहीं है। हम कह रहे हैं कि आपने अपने परिवार के अलावा, लालू यादव के अलावा, क्या कोई 34 साल में आरजेडी का बना अध्यक्ष? क्या उनके बाद उनकी पत्नी बनी, उसके बाद बेटा बना, बेटी बनी, और नहीं कही? क्या कोई मुसलमान योग्य नहीं था? और किसी को नहीं दिया? अध्यक्ष बने हुए हैं। जीतन राम मांझी जी के बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। पहले आप कहिए ना कि हमारा भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। आप कहिए कि आरजेडी जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म, जो कि लालू यादव के परिवार के लिए चलता है और माई के नाम पे जो कमाई लालू यादव करते हैं, जो अवैध कमाई करते हैं, जो उनके परिवार के सारे लोग उस अवैध कमाई के साझेदार हैं, सारे लोग हिस्सेदार हैं, सारे लोग जेल जाने के गेट, या तो जेल के गेट पर है या बेल पर है। इसी तरह की स्थितियां बनी हुई है और इस तरह से समाज को बांट करने का और दीमक की तरह अपने अपने हिस्से के हमारे साथ बेटी के नाम पर डॉक्टर संजय भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय कुमार, और उसके बाद उनसे आप ले लेते हैं चंदा और उनको माना कि लालू यादव का बयान गैर आईनी था डॉक्टर संजय, मगर मोदी जी ने कहा कि इंडी ब्लॉक की साजिश है ओबीसी एससी एसटी से रिजर्वेशन छीन के मुस्लिमों को दे। क्या इससे ओबीसी वर्सेस मुस्लिम्स की स्थिति बिगड़ नहीं जाएगी? क्या ये समाज की अमन शांति के लिए हानिकारक नहीं है? सूर्य प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, मैं आपने जो अभी प्रश्न पूछा डॉक्टर संजय से, मैं उसी के ऊपर आना चाहता हूँ। आपने कहा कि क्या ये समाज के लिए घातक नहीं है? बिल्कुल मैं सहमत हूँ ना। मोदी जी ने यही तो आगाह किया है ओबीसी समाज को, एसटी एससी समाज को, कि देश के अंदर आरक्षित वर्ग, चाहे वो अदर बैकवर्ड कास्ट हो, चाहे वो स्टूल कास्ट हो, चाहे वो स्टूल ट्राइब हो, उनके आरक्षण पे कांग्रेस पीछे के रास्ते से डाका डलवा रही है। तेलंगाना में 4% मुस्लिम आरक्षण दिया गया, कर्नाटक के अंदर ओबीसी के अंदर पिछले रास्ते से आप लोगों ने आरक्षण को दे दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, यहाँ पर बैठे हुए आरजेडी के प्रवक्ता, आपने कहा कि हमने जो जातिगत जनगणना कराई, अरे मेरे भैया इतना तो बता दो तुम कि जातिगत जनगणना में 26 पॉइंट थे जिनके ऊपर जातिगत जनगणना कराई, आपने कितने पॉइंट घोषित किए? मात्र एक कि कौन कितना है। बाकी आर्थिक रूप से डॉक्टर संजय भी कुछ कहना चाहते हैं, हमारे साथ फिर से जुड़ गए डॉक्टर संजय। क्या क्या आंकड़े हैं वो आपने बताया क्या? जी सूर्य प्रकाश जी, आपका पॉइंट मिल गया?
डॉक्टर संजय भी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जी। नहीं, मेरा ये कहना है कि भाई अगर मान लिया जाए कि राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, ठीक है, वो करेंगे, वो चुनावी दांव साधेंगे, लेकिन जो अति पिछड़ा आयोग और पिछड़ा आयोग है, क्या उसको इस देश में संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है कि नहीं? और अगर संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है और वो अगर कोई आपत्ति दर्ज करती, मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। कर्नाटक में पीजी मेडिकल स्टूडेंट के लिए सीटें थी वहाँ 930 और वहाँ पर जो है 150 मुस्लिम लड़कों का नामांकन होता है। अति पिछड़ा आयोग जो हंसराज अहीर हैं उसके अध्यक्ष, उन्होंने वहाँ के मुख्य सचिव से पूछा और वहाँ के सरकार से पूछा, जब इनको 4% आरक्षण मिला हुआ है तो 16% का लाभ ये कैसे ले रहे हैं? जी। सरकार को जवाब देनी चाहिए जी। तो सवाल है, पिछड़ा वर्ग आयोग के सवाल है कई राज्यों से, ठीक है, आप उनके लिए सब कैटेगरी बनाए। 100 बात की एक बात, जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहती है सबका साथ सबका विकास और कभी हिंदू मुस्लिम के ऊपर बयानबाजी नहीं करती है, मगर जो ये पुरानी पार्टियां हैं अभी तक ये हिंदू मुस्लिम और आरक्षण पर अटकी हुई हैं और इससे देश को आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।